हेलो बच्चों। तो हम अब तीसरे वीडियो में आपको जो है आगे बढ़ते हुए अब हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग अभी तक धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो रासायनिक गुण हम उन्हें कहते हैं जिसमें उस किसी भी धातु या अधातु के आंतरिक आणविक जो संरचना है उससे संबंधित जो गुण होते हैं उनको हम रासायनिक गुण कहते हैं। और रासायनिक गुण और भौतिक गुण में एक अंतर ये भी है कि भौतिक गुण पुनः वापस जो है जैसी अवस्था में किसी अवस्था में बदलते हैं तो पुनः अपने पूर्व की अवस्था में आ जाते हैं। परंतु रासायनिक गुण वो गुण होते हैं जो एक बार प्रदर्शित हो जाने के बाद, वो रासायनिक परिवर्तन आ जाने के बाद वो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं जा पाते। तो ऐसे ही गुणों के बारे में जो है हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि धातुओं के रासायनिक गुणों में सबसे पहले आता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो ऐसा इसलिए कि हमारे आसपास जो हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे आसपास वातावरण में वर्तमान में मौजूद रहता है। और चूंकि हमारे नाइट्रोजन जो है वो उतना क्रियाशील साधारण तापमान पर होता नहीं, इसीलिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया की जो है वो ही जो है टेस्ट किया जाता है, उसकी जांच की जाती है कि ऑक्सीजन से ही अभिक्रिया करते हुए क्या परिवर्तन आता है धातुओं में। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन जब भी किसी धातु से या किसी भी अधातु या धातु से युक्त होता है यानी अभिक्रिया करता है तो उसका ऑक्साइड बनाता है। और वो ऑक्साइड उसमें एक ओ जो है एक ऑक्सीजन का एक परमाणु या दो परमाणु जितने से वो अभिक्रिया करता है वो उसके साथ युक्त हो जाता है और युक्त होकर इस प्रकार की संरचना बनाता है। जैसे तो इसका एक मूल जो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो इस प्रकार होती है कि धातु से अगर ऑक्सीजन मिलता है, अभिक्रिया होती है तो उसका धात्विक ऑक्साइड बनता है। और इसमें से अब होता क्या है कि बहुत सारी धातुएं बहुत ही अधिक क्रियाशील होती हैं, जैसे सोडियम और पोटाशियम। और तो ये ऑक्सीजन से बहुत ही तेज़ अभिक्रिया करती हैं। और कुछ धातु ऐसे होते हैं जो उतनी तेज़ी से अभिक्रिया नहीं करते जितने तेज़ी से जो है पोटाशियम और सोडियम करते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटाशियम जो है वो अभिक्रिया की श्रेणी में, अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे सबसे ऊपर पाए जाते हैं रसायन विज्ञान में। तो इस तरह से तो साधारण बात ये रही कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद कोई भी धातु उसका ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन से ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। नंबर ख लोहा जैसे और एल्युमिनियम, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इस तरह की जो धातुएं होती हैं वो हवा से उतनी तीव्र अभिक्रिया नहीं करती, ये धीमी अभिक्रिया करती हैं। और जिसके कारण उनमें जो रासायनिक परिवर्तन है वो आपको धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा। जैसे सोडियम और पोटाशियम के साथ अगर ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो तो वो आपको तुरंत तीव्र अभिक्रिया होकर के तुरंत उसका रासायनिक परिवर्तन आपको दिखाई पड़ जाएगा। पर जब लोहा, एल्युमिनियम, आपका चांदी, इनके साथ जब ऑक्सीजन का संपर्क होता है तो आप ये जो ऑक्साइड बनता है वो बहुत धीमे धीमे बनता है। तो इसका असर जो है आपको, रासायनिक परिवर्तन का जो असर है वो आपको बहुत ही काफ़ी दिनों के बाद नज़र आता है और धीरे धीरे दिखाई पड़ता है, वो आपके आँख के सामने घटित होता हुआ नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से वहाँ भी जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के साथ वो धातुएं जो हैं ऑक्साइड ही बनाती हैं। और लोहा के साथ जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इस अभिक्रिया में कि लोहा के साथ ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया कर रहा है और करते हुए यहाँ आप देख रहे होंगे कि लोहा के साथ 4 आगे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ आगे 3 और नीचे 2 लिखे हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आगे 4 लिखा रहने का मतलब हुआ कि 4 अणु हैं, लोहा के 4 अणु
अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन के 3 अणु के साथ, और इस प्रकार से तब जा कर के आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसे हम लोग ये 2FeO3 अर्थात आयरन ऑक्साइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो आगे लिखा हुआ रहने पर उसे अणु, और नीचे जब छोटे रूप में लिखा रहता है तो उसे हम परमाणु मानते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो आयरन ऑक्साइड है, इसमें आपके पूरे आयरन ऑक्साइड के तो पूरे आयरन ऑक्साइड के तो 2 अणु हैं। पूरे आयरन ऑक्साइड के 2 अणु हैं, लेकिन इस आयरन ऑक्साइड में फिर आयरन मतलब लोहे के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। जो छोटे में लिखा हुआ उसको हम परमाणु मानते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन लोहा का ऑक्साइड बनता है। ये बहुत ही धीमी अभिक्रिया है और बहुत समय के बाद दिखाई पड़ती है, धीमे धीमे दिखाई पड़ती है। तो हमें लगता है पता नहीं कैसे हो गया। तो इसी संबंध में अगली एक क्रियाकलाप का जो है आप अध्ययन करेंगे। इसमें सामग्री मैग्नीशियम का फीता, चिमटा, मोमबत्ती, माचिस आदि लिया गया है और मैग्नीशियम के फीते को उसे चिमटे में पकड़कर जो है जलाने की पकड़कर और मोमबत्ती के पास ले जाकर जलाया जाता है। तो जलाने से जो है, तो चूँकि वो मोमबत्ती से जलती है और इस प्रकार की लौ देती है, थोड़ी रोशनी वाली लौ, और ऑक्सीजन जो है उसके साथ मैग्नीशियम के साथ जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम के साथ यहाँ पे अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु बनाता है। तो इस प्रकार से जो है आप देख रहे हैं कि ये अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 मैग्नीशियम के 2 अणु एवं ऑक्सीजन का 1 अणु, यहाँ O2 लिखा हुआ है लेकिन ये अणु नहीं है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और 1 ही अणु है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 अणु है। तो मैग्नीशियम के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु बनाते हैं। इस प्रकार से फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैग्नीशियम का फीता जो जला, तो ये जलने के बाद क्या जो बचा, जो राख बची, वो किस प्रकार की होती है, वह कैसी होती है। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे कि जो एसिड या मतलब अम्ल या क्षार की जांच हम जो लिटमस पत्र से करते हैं, वैसे 2 लिटमस पत्र ले आएंगे, एक लाल लिटमस और एक नीला। तो जब सफ़ेद राख को परख नली में लेकर उसमें पानी में घोलकर उसमें हम पहले लाल लिटमस पत्र डालते हैं, फिर नीला डालते हैं। अगर नीला लाल हो जाता है या लाल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि अगर लाल लिटमस पत्र नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है जबकि नीले लिटमस पत्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इससे पता चलता है कि जो मैग्नीशियम का फीता है वो जलने के बाद वो क्षार बनाता है, यानी उसका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो राख है वो क्षारीय गुण वाला होता है, क्योंकि वो लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित करता है। तो वैसे ही कुछ और धातु इसके साथ, कुछ धातुएं जैसे तांबा ऑक्सीजन के साथ तभी प्रतिक्रिया करता है जब इसे बहुत अधिक गर्म किया जाता है। तो तांबा जो है वो अभिक्रियाशील उतना नहीं है, तेज अभिक्रिया नहीं करता इतना जितनी तेजी से लोहा अभिक्रिया करता है। यानी अभिक्रियाशीलता की जो श्रेणी एक होती है उसमें तांबा जो है वो थोड़ा नीचे है, यानी उतना ज़्यादा अभिक्रियाशील ये नहीं है जितना कि लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता और आपका पोटेशियम और सोडियम तो खैर बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। तो इस तरह से तांबा जो है वो लोहे से भी कम अभिक्रियाशील है। तो इसीलिए इसे आप अगर बाहर रख देंगे, वातावरण में छोड़ देंगे, फेंक देंगे, तो इसमें लोहे की अपेक्षा ऑक्साइड जो बनता है, जंग जो लगता है, वो तांबे का जंग जो है वो हरे रंग का होता है, तो वो जो है लोहे की अपेक्षा कम होता है। अर्थात यह बाहर में जो है
हम अगर एक दो समान टुकड़े लोहे के और तांबे के फेंक दें तो लोहा का टुकड़ा जो है वो जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो तेज़ी से अभिक्रिया करता है तांबे की अपेक्षा। तो इस प्रकार से तांबा जो है थोड़ा कम अभिक्रिया करता है। चांदी और सोना जो है ये तो और भी जो है, चांदी और सोना ये और भी कम अभिक्रिया करते हैं, और इसके अभिक्रिया कराने के लिए जो है और भी ज़्यादा ताप और दाब देना पड़ता है, तभी जाकर अभिक्रिया ये आपस में करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत से धातु जो हैं वो तीव्र अभिक्रिया करते हैं, और यानी रासायनिक गुण ये है कि वो तीव्र अभिक्रिया करते हैं। कुछ धातु जो है धीमी अभिक्रिया करते हैं। कुछ के जो राख हैं वो जलने के बाद जो बचता है वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, और कुछ तो ये सब हमारे इसमें यहाँ तक हम जान पाए। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि लोहा जो है वो लोहा और तांबा और जस्ता ये कुछ ऐसे धातु हैं जो कि बहुत लंबे समय तक जब ये हवा में आर्द्र वायु, मतलब वैसी वायु जैसे अभी बरसात के समय की जो हवा है उसमें जलवाष्प के कण भी घुले रहते हैं, इसलिए उसे आर्द्र वायु यानी भीगी हुई हवा कहते हैं। तो जब हवा भीगी हुई रहेगी, मतलब पानी की मात्रा उसमें रहेगी, तो वो लोहे तांबा और जस्ता से वो जल्दी अभिक्रिया करेंगे और ऑक्साइड में ऑक्साइड बनाएंगे। और ये ऑक्साइड जो है वो आप उनके शरीर पर यानी उन धातुओं के शरीर पर आपको विभिन्न प्रकार के रंग के द्वारा दिखाई पड़ेंगे, और उनको जब आप खुरचेंगे तो वो खुरच कर अलग भी हो जाएंगे पतली पतली पपड़ी के रूप में। तो ये जो पपड़ियाँ हैं या जो जंग है वो लोहे में तो भूरे या काले, भूरे और से काले रंग की होती है, गहरे भूरे रंग की। तांबे में ये हरे रंग की होती है। जस्ते में ये आपको थोड़ी धुंधली काली या आप राख की कलर की आप समझ लो, ग्रे कलर जिसको बोलते हैं, उस कलर की जो है रंग की जो वहाँ पे आपको पपड़ी बनती है जंग लगने के बाद। तो इस तरह से बाहर में ये लोग इस तरह से उनमें जंग लगकर और उनके पपड़ी बनती है, और वो पपड़ियाँ असल में जंग लगने के कारण ही बनती हैं। तो अब आगे हम चलते हैं हम लोग पानी से जो है धातुएं किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं। तो हमने पाया कि हवा में जो अभिक्रिया है करने के बाद वो ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है 21% और नाइट्रोजन 78% है, पर नाइट्रोजन है कमरे के तापमान पर, बाहर का जो तापमान है 40 डिग्री या 50 डिग्री इस सेल्सियस तापमान पर उतनी अच्छी तरह से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए नाइट्रोजन के कोई भी यौगिक नहीं बन पाता है। जबकि ऑक्सीजन तीव्र अभिक्रिया करता है तेज़ी से, इसलिए वो ऑक्साइड बनाता है। पानी से अभिक्रिया करते हुए धातुएं जो हैं वो या तो ऑक्साइड बनाती हैं और या तो हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो का मतलब ही जल होता है, तो इसलिए या आप उसे हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन से रिलेट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला रहता है, इसलिए उसे हाइड्रोक्साइड कहते हैं। OH अंत में लगा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये तो या तो जल से अभिक्रिया, पानी से अभिक्रिया करने के बाद जो धातुएं हैं वो या तो ऑक्साइड बनाती हैं या तो हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। हाइड्रोक्साइड बनाने में आपको कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी रहता है, और ऑक्साइड में केवल अंत में ऑक्सीजन आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब उसकी जो रासायनिक सूत्र जो है उसमें आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। हाइड्रोक्साइड में O और H दोनों रहेंगे और ऑक्साइड में केवल O रहेंगे। तो हम पकड़ लेंगे कि ये ऑक्साइड है और ये हाइड्रो ऑक्साइड है। तो और साथ ही साथ ये जो है आपका हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करती है। तो एक तो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती है प्लस हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करती है। तो इस प्रकार से धातु के साथ पानी की जो अभिक्रिया है उसमें आपको ये पता चला कि क्या क्या बनता है, या तो ऑक्साइड बनेगा या तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी
मुक्त होगा। कुछ अधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम पोटेशियम ठंडे पानी के साथ भी तेज़ी से अभिक्रिया कर लेती हैं। और ये तो हम जानते ही हैं कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही क्रियाशील धातु हैं, इसलिए वो ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। और इस कारण से इन्हें पानी में रखना संभव, या बाहर आप ऐसे खुले में नहीं रख सकते, क्योंकि वो जलवाष्प से भी अभिक्रिया करके और कुछ उत्पाद बना देती है। इसलिए इन्हें जो है कार्बनिक घोलक अर्थात केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, ताकि ये अभिक्रिया ना करें और जो है जब हम उन्हें किसी प्रयोग हेतु बाहर निकालें तो वो सही सलामत रह सकें। तो यहाँ पे एक आपको प्रश्न जो है उभरता है कि इसका जवाब यही है कि प्रश्न इस तरह बन सकता है कि सोडियम या पोटेशियम को जो है खुला रख या पानी में न रखकर केरोसिन तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है। ये एक प्रश्न यहाँ पर आपका अराइज होता है। तो इसका ये इम्पोर्टेंट सवाल भी है, अक्सर पूछा भी जाता है, तो इसे ज़रूर नोट कर लें कि सोडियम एवं पोटेशियम को बाहर खुले में न रखकर केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तब इसके साथ ही आगे है अम्ल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं, धातु करती है कोई भी धातु। तो अब अम्ल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो तनु अम्ल, तनु मतलब पतला, जिसमें कम गाढ़ा, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और अम्ल की मात्रा कम रहती है। और एक अम्ल होता है जिसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं, और जो कि बहुत ही गाढ़ा अम्ल होता है और बहुत ही खतरनाक भी होता है। इसलिए गाढ़ा सांद्र अम्ल प्रयोग करते समय बहुत प्रकार की सावधानियां भी बरतनी चाहिए। तो इस तरह से अम्ल जो है जब तनु अम्ल से धातुएं जो है जब तनु अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो वो लवण और बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करती है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है धातुएं जो हैं हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं और साथ ही साथ लवण भी बनाती हैं, उस धातु के लवण बनाती हैं। तो इस प्रकार से इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है इस अभिक्रिया का, कि अम्ल के साथ अगर तनु अम्ल के साथ अगर धातुएं अभिक्रिया करें तो क्या होता है, तो ये आपका जो है बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि धातु प्लस तनु अम्ल इज इक्वल टू धात्विक लवण प्लस हाइड्रोजन। तो धात्विक लवण का कहने का मतलब है कि जिस भी धातु से अम्ल की अभिक्रिया कराई जाएगी उसी धातु का लवण बनेगा। और लवण से आप हम कैसे समझें कि कोई लवण है या नहीं, कोई यौगिक लवण है या क्या है। तो लवण की पहचान पीछे के 3 मूलक के द्वारा होती है। एक Cl क्लोराइड लिखा होगा, एक NO3 नाइट्रेट होगा, एक SO4 सल्फेट होगा और एक H हाइड्राइड होगा। तो इस प्रकार से हम जान जाते हैं कि ये लवण है। अर्थात अधिकतर आपको कार्बोनेट CO3, NO3 नाइट्रेट, SO4 सल्फेट, ये 3 प्रकार के लवण बहुत ही प्रचलित लवण है। और इसके अलावा भी आपको हाइड्राइड लवण केवल H और आपका नाइट्राइट लवण, वो भी आपको NO2 जिसे कहते हैं, वो भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से, और क्लोराइड लवण, ब्रोमाइड लवण और आयोडाइड लवण, ये भी हो सकते हैं। यानी पीछे जो है धातु आगे रहेगा, जैसे मान लीजिए आप कि आगे Fe है, धातु है Fe, और पीछे आपका उसके साथ अगर Cl है तो ये धातु का क्लोराइड लवण हो गया। पुनः अगर देखेंगे कि आगे Cu है और पीछे SO4 है, तो आपका ये क्यूप्रिक सल्फेट या क्यूप्रस सल्फेट जो है वो आपका एक लवण है जो सल्फेट लवण है। फिर इसी प्रकार आप देख सकते हैं
कभी कभी नाइट्रेट लवण भी बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप CuNO3, इस तरह के जो लवण हैं ये भी बन सकते हैं, जो कॉपर के नाइट्रेट लवण होते हैं। और इसी प्रकार आपका कार्बोनेट लवण भी होता है, जैसे CaCO3, ये भी आपका एक जो है कार्बोनेट लवण है ये। तो इस प्रकार से धात्विक लवण जो रहता है वो यही 3 4 5 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं अधिकतर। तो इस तरह से इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है कि धातु प्लस तनु अम्ल इज इक्वल टू धात्विक लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो परंतु ये अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ एक जैसी नहीं होती है। कुछ कुछ धातु वही बात आ जाती है कि जो धातु जितना सक्रिय होता है वो उतना तेज़ी से अभिक्रिया करता अम्ल के साथ। तो जैसे कुछ धातु में जैसे सोडियम है, आपका मैग्नीशियम है, ये तनु अम्ल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। ये तो सोडियम और पोटाशियम तो जल के साथ ही तेज़ी से अभिक्रिया कर लेते हैं, तो अम्ल के साथ तो तेज़ी से अभिक्रिया करना ही है इनको। तो इस प्रकार से इनके जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, तो सोडियम के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो आपको सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। मतलब आप सोडियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तनु जो है मतलब कम गाढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अभिक्रिया कराएंगे तो आपको सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। और साथ में सोडियम क्लोराइड एक क्लोराइड लवण है, और सोडियम क्लोराइड ये ऐसा लवण है जो हम लोग घर में साधारण उपयोग अपने खाने में उपयोग करते हैं, वही लवण है। तो यहाँ पे जो रासायनिक जो आप देख रहे हैं परिवर्तन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम एक अलग गुण वाला धातु है या तत्व है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो एक अम्ल है। यानी हम लोग अगर ऐसे सोडियम अलग से खा लें और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग से पी लें तो हम लोग शायद जल्दी ही ऊपर चले जाएंगे। लेकिन जब ये दोनों ये कैसा रासायनिक परिवर्तन का कैसा ये कितना सुंदर ये मेल है। तो इस प्रकार तो हम देखते हैं कि तो इस प्रकार से सोडियम और उसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अभिक्रिया से तो ये दोनों अलग अलग गुणों वाली वस्तुएं हैं, परंतु जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नया ही वस्तु बन जाता है जो कि साधारण नमक कहलाता है, जिसे हम लोग रोज़ाना खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो अभिक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, वो भी एक लवण है। तो इस प्रकार अर्थात हम ये देखते हैं कि तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद